सारी सूरत हाल पाकिस्तान सेंटर में है। जब हम बात करते हैं ये जो एक टेम्पररी सीज फायर है उसके अंदर इट्स अ बिग इवेंट पाकिस्तान जो होस्ट करने जा रहा है, कितने पुरुमीद हैं आप, अगर यहाँ से पहले आगाज कर लें? जी, मैं इस बारे में तो पुरुमीद हूँ कि ये शुरू वाली टॉक्स होंगी और मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इसके बाद भी किसी किस्म का पीस आएगा। लेकिन ये जो लेटेस्ट खबरें हैं ये यूजुअली होता भी है, ये है तो बहुत जुल्म की बात जो लबनान में हो, लेकिन ऐसे ममालिक की कोशिश करते हैं कि ऐन जब टॉक्स शुरू होने वाली हों उससे पहले अपने आखिरी अहदाफ हासिल कर लें। और एनिमलिस्टिक हैं ये लोग, लेकिन आई होप कि ये जब डेलीगेशंस की टॉक्स यहाँ शुरू होंगी तो रुक जाएंगे। ये लास्ट मिनट गेन्स हैं जो आप समझ रहे हैं कि वो लेने की कोशिश करें। ऑन दी अदर हैंड जो यूएई की तरफ से भी हमला किया गया ईरान के ऊपर, आप समझते हैं कि वो भी कोई लास्ट मिनट कोई वो है गेन है जो लेना चाह रहे थे? और मेरा ख्याल है जी वो एक किस्म का रिपोस्ट है जो उनके ऊपर किया गया था। बट व्हाई नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम? आई थिंक जी वही बताना कि जी हम भी ये कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ posturing before the big talks. So do you think something is going to come out of these talks irrespective of what is being said या जो किया जा रहा है? जी मैं इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो अब देखिए अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे चले जाएं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। जो उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि मैं लॉन्ग टर्म पीस चाहता हूँ ईरान के साथ, वो बहुत उम्मीद अफजा बात थी। सही है, लेकिन यू नेवर नो, अभी आपने सही फरमाया, उन्होंने साउथ लेबनान को निकाल ही दिया बीच में से। हाँ, लास्ट मोमेंट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की उस ट्वीट को पहले खुद कोट भी किया, उसको एक्नॉलेज भी और किया। इस हमारे लिए भी एम्बैरेसमेंट होती है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा बात करते हैं। मंसूर जाफर साहब, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? सर, जो हमें इनिशियल सीज फायर के बाद सूरत हाल बताई गई थी, आपकी सर अंडरस्टैंडिंग क्या है? लेबनान उसका हिस्सा ऑफ कोर्स था क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उसके ऊपर बात भी की थी, उसको कोट भी किया था। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है? पाकिस्तान को वो होता है ना, थ्रोइंग समबडी अंडर द बस। अब हमें वो अंडर द बस कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिकॉज जेडी वैंस ने कहा कि ये शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल जी ये तमाम जिसे कहना चाहिए शातराना चालें हैं, और ख़ासतौर पे एक ऐसे मौके पे कि जब टॉक्स जो है वो शुरू होने वाली हैं, इस नौइयत की बातें करके उन्हीं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक इस नुक्ते का ताल्लुक है लबनान वाला, आपके इल्म में है कि ईरान ने जो अपने मुतालबात दिए थे बुनियादी तौर पे, जो इस वक्त यानी जो ईरान की तरफ से मुतालबात किए जा रहे थे इसराइल से, उसमें एक अहम मुतालबा ये था कि ईरान अपने जो इलाकाई जो रीजनल एजेंडा है उसके हवाले से किसी तरीके से कोई यानी उसमें तब्दीली नहीं करेगा। खासतौर पे जो सपोर्ट उनकी तरफ से हिजबुल्लाह को हासिल है, यमन में हासिल है, इसी तरीके से इराक की जो मलेशिया को हासिल है, वो इस सिस्टम को लेके चलेगा क्योंकि वो समझता है कि ये उनका एक रेजिस्टेंस का ऐसा प्रोजेक्ट है जो ईरान के जो लार्जर एजेंडा है, खासतौर पे मसला फलस्तीन की पुश्तबानी के हवाले से उसकी सपोर्ट है। तो उससे पहलू तय करने के बाद तो ईरान के पास तो कोई ऐसा नुक्ता बचता ही नहीं है कि जिसकी बेस पे वो ये सारी लड़ाई और झगड़ा जो है उसने मोड़ लिया। ईरान ने किसी कितना जमीन के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ रहा। ईरान तो बुनियादी तौर पे उम्मत का एक जो लार्जर एजेंडा है उसको सेफ गार्ड करने के लिए उसकी पुश्तबानी का फरीजा सर अंजाम देते हुए ये तमाम की तमाम, जिसे वेस्ट जो है वो उनके एक्सपेंशनर डिजाइन कहता है, जबकि वो उसे कहते हैं कि हम एक लिहाज से उम्मत की जो कोर इश्यूज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सारे का सारा नेटवर्क जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ मुतालबा यही है कि इन तमाम ग्रुपों की सरपरस्ती छोड़ी जाए और इनको एक लिहाज से तहीदामा किया जाए ताकि वो जो इसराइल का जो लार्जर एजेंडा है खासतौर पे खित्ते के अंदर वो किसी तरीके से पूरा हो सके। इराक शाम के अंदर इसी नौइयत की कार्रवाई करके एक पूरा जो टेक्निकल जो लॉजिस्टिक रूट था वो तबाह कर दिया गया ताकि एक पूरा जो है यानी सिस्टमेटिकली आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह को अकेला किया गया और उस पर अब अफ्तार तोड़ी जा रही है। अब ये जो इस वक्त बमबारी की जा रही है ये तकरीबन उसी लेवल की है कि जो तबाही और बर्बादी 1982 में उस वक्त के जो बुचर ऑफ बैरूत के नाम से जाने वाले एरियल शरोन, वो इसराइल का वजीर आज़म भी रहे हैं और उसके साथ साथ उनके आर्मी चीफ भी रहे हैं और वजीर दफा थे उस वक्त। उन्होंने जो साबरा और शतीला में जो बैरूत में जो फलस्तीनी महाजिरीन के कैंप थे पीएलओ को वहां से निकालने के लिए, उनके कैंपों पे जो उन्होंने बुलडोज किया था और उनपे जो टैंक चढ़ाए थे, उस वक्त भी तकरीबन 500 के करीब लोग एक दिन में शहीद हुए थे। तो आज तकरीबन वही फिगर टच कर रहा है और उसी नौइयत की मैग्नीट्यूड जो है बमबारी की है। अब ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये जो लबनान के वजीर आज़म है इस वक्त, वो हमारे वजीर आज़म को जो कॉल्स दे रहे हैं ये उन्हीं का अपना किया धरा है। उन्होंने जिस अंदाज से हिजबुल्लाह को दीवार से लगाने की कोशिश की और उनको गैर कानूनी तंजीम और उनसे असला छीनने के हवाले से जो कार्रवाइयां की हैं, आज उसी के नतीजे में उनका जो एक बैकयार्ड है
वो इस वक्त इसराइल के कब्जे में जा रहा है। हाँ। और वो दरियाए नतानी तक पहुंच गए हैं और उससे आगे 14% बैरूत को ऑक्युपाई करने की। ये वो इलाका है जो हिजबुल्लाह ने बड़ी एफर्ट से जनूबी लबनान से आजाद करवाया था। हाँ। और उसके बाद आज सिर्फ और सिर्फ जो दाखिली सियासत और इस नौइयत के जो वेस्टर्न मोहरे वहां लाकर बिठाए गए हैं, वो इस वक्त इस पूरे लबनान की इंड से इंड पे जाने के लिए अब जो फ्रांस के वजीर आज़म है उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे अपना इसको कॉलोनी समझते हैं आज भी, और उसी हवाले से ये बयान भी देते हैं और उसी हवाले से इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। हाँ। इनको लबनानियों को या उनके सेंटिमेंट से किसी किस्म का कोई सरोकार ऑफ कोर्स नहीं है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी सूरत हाल। थोड़ा सा मैं एयर वाइस मार्शल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? टेम्पररी सीज फायर 10 मिनट के अंदर इजराइल की तरफ से वायलेट कर दिया गया लेबनान पे हमले की सूरत में। जीसीसी की अगर बात करें तो ऐसा लगता है ये सीज फायर अभी वहां पहुंचा ही नहीं है। ये जो मुआहदा है उनको तो समझ ही नहीं आया कि कोई एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि सारे ममालिक की तकरीबन अभी तक एंगेज नजर आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने की बात थी टेम्पररीली इन 2 हफ्तों के अंदर, वो भी अब हम देख रहे हैं कि कंडीशनल ईरान कह रहा है कि हम खोलेंगे, हमसे कोऑर्डिनेट करके यहाँ से अगर कुछ गुजरेगा तो गुजरेगा। तो सर सारा जो मुआहदा है सीज फायर का टेम्पररी अभी तक जो खदोखाल सामने आए थे वो तो लगता है कि हवा हो गए। तो फिर किस तरह से हम पुरुमीद हों कि कोई परमानेंट एग्रीमेंट जो है ये रीच कर सकती हैं ये पार्टीज? देखिए, जब ये मल्टी पार्टीज और इस तरह की एसिमेट्रिक वॉर होती है तो इसका कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता कि जिससे सीज फायर को इंश्योर किया जा सके। तो अगर तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस का ही एक एक्सटेंशन हो तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, जैसे हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने बात की। जब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे तो होपफुली ये चीज़ें मज़ीद क्रिस्टलाइज होंगी, क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसमें बेहतरी आने की तवक्को तो हमें रखनी चाहिए। लेकिन जो असल मसला है वो ये टेम्पररी सीज फायर नहीं है। टेम्पररी सीज फायर तो एक आप कह लीजिए ना कि एक अरेंजमेंट है जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जा रही है और इन एफर्ट्स को जाहिर है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा है। लेकिन असल में तो एक प्रॉपर इंड्योरिंग पीस का फार्मूला डिसाइड करना और फिर ये इंश्योर करना कि वो मेंटेन रहे परमानेंट। तो देखिए मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अगर हम कहते हैं कि कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा तो वो शायद बहुत आइडियलिस्टिक बात होगी, क्योंकि जब तक इजराइल का अपना वजूद है, जब तक इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबों से ज़ायनिस्ट जो हैं वो अटैच्ड हैं और उसके लिए कमिटेड हैं, हमें किसी भी अमन के वक्फे को जो है परमानेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस पूरे खित्ते में इंस्टेबिलिटी का जो एपिसेंटर है वो वही ज़ायनिस्ट इजराइल का एजेंडा है। तो अब हमें जिस चीज़ की तवक्को करनी चाहिए या हमें जिस चीज़ के लिए कोशिश हम कर रहे हैं वो ये है कि ये इजराइल की जंग, इजराइल की प्लानिंग पर अमेरिका ने लड़ी और इजराइल उसमें उनके साथ शामिल रहा और उसकी साइडलाइंस पे उन्होंने लेबनान में भी अपनी जारहियत जारी रखी, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी या गाजा में हमास की मौजूदगी ये इजराइल को किसी तरह भी गवारा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है, एक कमिटेड रेजिस्टेंस है जो इजराइल को अपनी बसात भर अपनी कमिटमेंट से वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इजराइल अपने खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई को बिल्कुल गैर इंसानी तरीके से वो उसका खात्मा करना